ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रेस हम लोगों ने पढ़ा था। बट जो थिन फिल्म थी हमारी वो यूनिफॉर्म थिकनेस की थी, उसमें थिकनेस का वेरिएबल नहीं था। अगर अगर अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे वेज शेप अगर थिकनेस का वेरिएबल हो, वेरिएबल थिकनेस अगर किसी थिन फिल्म में हो, तब हमारा इंटरफेरेंस कैसे प्रोड्यूस होगा। वहाँ पे इंटरफेरेंस की जो डार्कनेस मतलब डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की जो कंडीशंस है वो क्या होंगी, ठीक है, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ठीक है। और तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आज हम लोगों ने सपोज किया है कि एक हमारे पास वेरिएबल थिकनेस की एक थिन फिल्म है, वेरिएबल थिकनेस की थिन फिल्म है। यहाँ पे क्या है, 0.O पे इसका थिकनेस 0 है और ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है थिकनेस, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है थिकनेस। अगर ऐसा कहीं पे थिन फिल्म है, वहां पे जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है वहां पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या सपोज किया है, हमने सपोज किया एक थिन फिल्म हैव जीरो थिकनेस एट 1 इन, यानी कि इस इन पे 0 थिकनेस है और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। और जहाँ पे ये दोनों कांटेक्ट है 0 पे, वहाँ पे एंगल थीटा है, एंगल थीटा है। अब एक कोई रेज पड़ती है यहाँ पे, इसके टॉप सरफेस से रेज आती है ऊपर से, तो यहाँ से इसके टॉप सरफेस से क्या होगा, एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसके टॉप सरफेस से रिफ्लेक्शन हो जाएगा और बाकी जो रिफ्लेक्शन क्या वो ट्रांसमिशन हो जाएगा। और वो ट्रांसमिशन क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसमिट होगा और ये उसका ट्रांसमिट का कुछ पार्ट फिर से रिफ्लेक्ट होगा, बैक रिफ्लेक्शन आएगा और देन बाकी जो रेज होगी वो अपना ट्रांसमिट हो जाएगी, या फिर अगर कोई वुडन सरफेस पे रखा हुआ है तो फिर वहां पे रुक जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमारा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, अब टू रिफ्लेक्टेड रेज से प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट टॉप सरफेस से और बॉटम सरफेस के, बॉटम सरफेस के टॉप सरफेस से और टॉप सरफेस के टॉप सरफेस से, ठीक है। तो ये जो दो इंटरफेरेंस, जो दो रेज होंगी, ये इंटरफेरेंस हमारे प्रोड्यूस करेंगी। और इस इंटरफेरेंस में हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस किसमें, इस रेस और इस रेस के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। और उस पाथ डिफरेंस को हम लोग ब्राइट और डार्क फ्रिंज में की कंडीशंस में रखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि क्या कंडीशन आएगी हमारी ब्राइट फ्रिंज की और क्या डार्क फ्रिंज की कंडीशन आएगी, ठीक है। तो इसके लिए सपोज किया है हम लोगों ने वही कि एक वेरिएबल थिकनेस की हमारे पास थिन फिल्म है और उसका जो थिकनेस है वेरिएबल मतलब इंक्रीज कर जा रहा है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग थिकनेस है और यहाँ पे एंगल थीटा है सपोज कर लिया, ठीक है। तो जब भी कोई लाइट पड़ती है तो इसके टॉप सरफेस से कुछ पोर्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और बाकी ट्रांसमिट होता है। वो ट्रांसमिट वाला पार्ट जो है इस लेवल के टॉप सरफेस से रिफ्लेक्शन आएगा। तो ये दो रेज जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस, ये दो रेज जो है दो रिफ्लेक्टेड रेज वाली हमारी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले कि हम लोग निकाल चुके हैं, रिफ्लेक्टेड रेस में जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है। रिफ्लेक्टेड रेस में जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है उसमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या आ रहा था, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारा आ रहा था 2 म्यू कॉस आर, क्यू 2 म्यू कॉस आर। तो सपोज किया है कि ये भी वही हमारा यहीं पे भी आएगा, टू ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो आएगा हमारा इक्वल आएगा, मतलब जैसा उसमें आया था वैसा इसमें ही आएगा, 2 म्यू कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा। अब इस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को अगर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एम लैम्डा अगर हम रखते हैं तो हमारे ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आएगी, यानी कि मेरा रख दिया ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारा 2 म्यू कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। रिफ्लेक्टेड रेज में था तो इसमें भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं दोनों में, रिफ्लेक्टेड रेज से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है इसमें भी, इसलिए पाथ डिफरेंस हमारा में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हमने वही जो पाथ डिफरेंस पिछली निकाल रखा था वही हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है। तो 2 म्यू कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 रख दिया इक्वल्स टू एम लैम्डा कर दिया। तो ब्राइट फ्रिंज की जो मैक्सिमा है उसकी कंडीशंस आएगी हमारे पास 2 म्यू कॉस आर इक्वल टू 2 एम प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक, ये कंडीशन आएगी, आ गई। नेक्स्ट डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या है,
ऑप्टिकल पाथ, व्हेन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तो फिर हमारा ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज की कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो हमने रख दिया और ये हमारे पास आया 2 म्यूटी कॉस आर इक्वल टू एम लैम्डा, 2 म्यूटी कॉस आर इक्वल टू एम लैम्डा आ गया। तो ये हमारी डार्क फ्रिंज की कंडीशन आ गई। ठीक है, तो यानी कि दोनों का जो कंडीशन है, दोनों मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है वो सेम है, जैसे कि हमारी यूनिफॉर्म थिकनेस पे थे, वही हमारी कंडीशन है जो यूनिफॉर्म थिकनेस में थी, वही कंडीशन इसमें भी है। ठीक है, रजत कुमार सिंह, आप अपना वीडियो क्लोज करिए। ठीक है, तो 2 म्यूट, ये हमारी कंडीशन सेम है। अब हमें फ्रिंज विड्थ निकालना है कि दो फ्रिंजेस के दो थिकनेस की, सपोज एक रेज यहाँ भी आ रही होगी, एक कुछ रेज यहाँ पे भी आ रही होंगी, कुछ रेज यहाँ पे भी आ रही होंगी, तो दो डार्क फ्रिंज और टू ब्राइट फ्रिंज के बीच में कितनी विड्थ है, कितनी विड्थ है वो हम लोगों को निकालना है। तो वो उस विड्थ को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या सपोज किया है, सपोज ए डार्क फ्रिंज जो है के पॉइंट पे बन रही है, हमने क्या सपोज किया, सपोज ए डार्क फ्रिंज जो है के पॉइंट पे बन रही है, वहां पे थिकनेस जो हमारी T1 है, वेरिएबल थिकनेस का है ना, तो वहां पे हमारी थिकनेस T1 है, और दूसरी जस्ट उसके बगल वाली जो डार्क फ्रिंज बन रही है उसकी थिकनेस हमारी T2 है, वो L पॉइंट पे बन रही है, और फिर M पॉइंट पे बन रही है नेक्स्ट डार्क फ्रिंज, और वो पे उसकी जो थिकनेस कुछ भी होगी T3 मान लेते हैं। तो हमारी डार्क फ्रिंज की कंडीशंस क्या है, 2 म्यूटी कॉस आर इक्वल टू m लैम्डा, 2 म्यूटी cos r इक्वल टू m लैम्डा। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया। ये क्या है, 2 म्यूटी, देखो मिनिमा कंडीशन क्या है, 2 म्यूटी cos r इक्वल टू m लैम्डा। तो मिनिमा की अब इस पॉइंट पे, पॉइंट के पे हम लोग पहले लगाते हैं, यानी कि 2 म्यूटी cos 2 म्यू t1 cos r, पॉइंट के पे क्या हो जाएगा, 2 म्यू t1 और पॉइंट क्या हो जाएगा, सब लोग बहुत नॉइज आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अब इसमें इस पॉइंट पे क्या है, T2 थिकनेस है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 म्यू T2 cos r इक्वल टू m लैम्डा, यानी कि T1 यहाँ पे T1 हो जाएगा इस इक्वेशंस में, और इस पॉइंट पे T2 हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर हम सपोज करते हैं कि ये वेरी मतलब इंसिडेंट नॉर्मल है, नॉर्मल इंसिडेंट से आ रहा है, तो cos r इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, cos r इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, मतलब जो रेज आ रही है वो नॉर्मली हमारे घर पड़ रही है, तो cos r इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो cos r की जगह पे 1 लिख लिया, तो 2 म्यू T1 m लैम्डा के पॉइंट के लिए, एंड 2 म्यू T2 m लैम्डा फॉर L पॉइंट के लिए। ठीक है, तो हमारे पास दो सक्सेसिव जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनके बीच की इक्वेशंस आ गई, उनकी इक्वेशंस आ गई क्या है, 2 म्यू T1 इक्वल टू m लैम्डा और 2 म्यू T2 इक्वल टू m प्लस 1 लैम्डा, इन दोनों के बीच की इक्वेशंस आ गई, यानी K और L की इक्वेशन आ गई है हमें पास। और अगर हम इसके बीच में क्या है, फ्रिंज विड्थ अगर निकालना चाहें, तो हम लोग T2 माइनस T1 की अगर बात कर दे तो हमारा फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। तो इसको इक्वेशंस 2 को, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 म्यू T2 माइनस T1 इक्वल टू लैम्डा, 2 म्यू T2 माइनस T1 इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, और T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 की क्या है कंडीशन, और देखो यहाँ पे अगर इस फिगर पे देखें तो T1 इतना है और T2 इतना है, यानी कि T1 से अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर कोई डालें तो यहाँ तक T2, तो ये जो कंडीशन है हमारी, ये जो वैल्यू आएगी बी सी की वैल्यू आएगी, वो हमारी T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 है, बी सी की जो कंडीशन है हमारी T2 माइनस T1 है, ये विड्थ हमारी कितनी है, T2 माइनस T1। तो इसको T2 माइनस T1 की जगह पे हम BC लिख सकते हैं। ठीक है, T2 माइनस T1 की जगह पे हम लोग BC लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 म्यू T2 माइनस T1 की जगह पे BC लिख लिया,
और m हमारा फर्स्ट रिंग के लिए है, ये m इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो BC इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू, BC इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू, यानी कि T2 माइनस T1 जो थी, जो फ्रिंज विड्थ थी हमारी, तो हमारा क्या आया, लैम्डा अपॉन 2 म्यू आ जाएगा। अब BC की वैल्यू जो अगर हम निकालें इस एंगल से देखें, अगर BAC एंगल में अगर हम BC की वैल्यू निकालना चाहें तो किससे निकाल सकते हैं हम लोग, किससे निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने BC की वैल्यू निकालनी है। BC इक्वल टू AB tan थीटा, BC इक्वल टू AB tan थीटा निकाल दिया है, और AB क्या है हमारा, ठीक है, AB tan थीटा निकाल दिया है। तो AB, तो BC, अब BC की वैल्यू हम लोगों ने इस यहाँ पे रख दिया, BC इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो BC हमारा AB tan थीटा इक्वल टू AB tan थीटा लैम्डा अपॉन 2 म्यू हो गया। तो AB इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू, tan थीटा इधर ले आए, tan थीटा को इधर ले आए, और AB हमारे कहलाते हैं फ्रिंज विड्थ। AB की वैल्यू जो है क्या कहते हैं, AB, यानी कि इस यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज बन रही थी, एक यहाँ पे डार्क फ्रिंज बन रही थी, यानी कि ये वैल्यू जो है ये फ्रिंज विड्थ हुई हमारी, दो फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, ठीक है। ये वैल्यू ए, एक डार्क फ्रिंज के पॉइंट पे बन रही थी, एक डार्क फ्रिंज एल पॉइंट पे बन रही थी। के से एल के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग ए बी बोलते हैं, ए बी के बीच ये हमारी फ्रिंज विड्थ है। और हम लोगों ने ए बी निकाला है, ए बी क्या निकाला है, ए बी की वैल्यू आई है, ए बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू tan थीटा, लैम्डा अपॉन 2 म्यू tan थीटा, ठीक है। अब अब थीटा वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है थीटा, तो tan थीटा की जगह पे हम लोगों ने सीधे थीटा लिख दिया। तो फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, यानी कि ए बी को हम लोगों ने बीटा से डिनोट कर दिया। तो बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा, ये हमारी फ्रिंज विड्थ आ गई इन वेरिएबल थिकनेस, ठीक है। ये हमारी फ्रिंज विड्थ आ गई इन वेरिएबल थिकनेस पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारी बीटा, या इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो भी कांस्टेंट है, और थीटा भी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा जो भी वेरिएबल एक थीटा जो होगा वो तो फिक्स होगा ना, थीटा जो है हमारा फिक्स होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो हमारी फ्रिंज विड्थ है वो हमारी फिक्स रहेगी। विड्थ है, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में जितनी भी विड्थ होगी वो सभी में फिक्स आएगी, मतलब सभी में फिक्स आएगी। तो इंटरफेरेंस जो भी पैटर्न होगा वेज शेप में, तो वो फॉलोइंग फीचर्स रखेगा, यानी कि एपेक्स इन डार्क फ्रिंज, एपेक्स मतलब जो भी फ्रिंजेस हमारी बनेगी, जो भी फ्रिंजेस बनेंगी हमारी, वो इस पॉइंट पे ये लोकलाइज फ्रिंजेस दिखाई पड़ेंगी, यानी कि इस पॉइंट पे फ्रिंजेस हमें टॉप फ्रिंजेस पे बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये कुछ साइलेंस फीचर है, हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ निकाला है अभी, ठीक है। और जो भी फ्रिंजेस बनेगी स्ट्रेट एंड पैरेलल फ्रिंजेस बनेगी, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंजेस आर इक्वल डिस्टेंस में बनेगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ हमारी बीटा जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। क्यों कांस्टेंट आ रहा है बीटा, लैम्डा की वैल्यू, ये हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है, थीटा हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वल डिस्टेंस की विड्थ मिलेंगी। फ्रिंजेस आर लोकलाइज्ड होंगी, लोकलाइज मतलब अपर सरफेस पे बनी हुई दिखाई पड़ेंगी, और फ्रिंजेस आर इक्वल थिकनेस की फ्रिंजेस होंगी अगर फ्रिंज विड्थ उसकी सेम है, यानी कि दोनों के बीच की दो फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस सेम है, यानी कि हमारी फ्रिंज जो हमारी विड्थ होगी वो भी सेम होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं इस फ्रिंज, इसमें हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा क्या है हमारा, थीटा की वैल्यू है हमारी, यानी कि डिस तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे थे, तो दो प्लेट्स के बीच में जो एंगल बन रहा था वो हमारा थीटा था। इस थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं वेज शेप में, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए सपोज किया है कि यहाँ से एक डार्क फ्रिंज यहाँ बन रही है क्यू पे, एक आर पे, और कुछ एक यहाँ पे बन रही है। तो क्यू, ओ से क्यू के बीच की डिस्टेंस x1 है, ओ से आर की डिस्टेंस x2 है, ओ से इसकी इस पॉइंट की डिस्टेंस हमारी l है, ठीक है। ये हमने सबने लिख रखा है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, पाथ डिफरेंस 2 म्यू T1 इक्वल टू m लैम्डा, डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं फिर से हम लोग। तो यहाँ की वैल्यू क्या है हमारी, 2 म्यू T1 इक्वल टू m लैम्डा, 2 म्यू T1 इक्वल टू m लैम्डा, यहाँ पे 2 म्यू T2 इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है, T2 इक्वल टू m लैम्डा, T1 इक्वल टू x1 tan थीटा फॉर थीटा इज फॉर स्मॉल, तो T1 इक्वल टू, इस एंगल से हम लोग निकाल सकते हैं ना ये वैल्यू, तो T1 इक्वल टू अप्रोक्सीमेट x थीटा, यानी कि T1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 थीटा, x1 थीटा। तो यहाँ पे 2 म्यू T1 की जगह पे x1 थीटा लिख दिया, तो 2 म्यू x1 थीटा इक्वल टू m लैम्डा इस पॉइंट के लिए। सिमिलरली r पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, r पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, 2 म्यू x2 थीटा इक्वल टू m प्लस n। सपोज किया है यहाँ से q से r के बीच में n नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही है, अभी हम लोगों को पता नहीं कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही होंगी, तो अगर q से r के बीच में n नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही हैं, तो 2 म्यू x2 थीटा इक्वल टू m प्लस n लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को, इस इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 2 म्यू x2 माइनस x1 थीटा इक्वल टू n लैम्डा, क्या बता, 2 म्यू x2 माइनस x1 थीटा इक्वल टू n लैम्डा बचा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, हमारे पास थीटा की वैल्यू जो आ गई, थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन 2 म्यू x2 माइनस x1, 2 म्यू x2 माइनस x1। और अगर एयर है बीच में, अगर दोनों ग्लास प्लेट है और उनके बीच में एयर है, एयर भरा हुआ है, तो थीटा म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n लैम्डा अपॉन 2x2 माइनस x1, 2x2 माइनस x1। तो यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दो प्लेट्स के बीच में जो वेज एंगल है हमारा, वो भी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। और हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ भी निकाल ली, और कंडीशंस डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंजेस की जो कंडीशंस आ रही थी वो भी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो ये आज आपका इंटरफेरेंस इन वेज शेप आपका पूरा हो गया, इंटरफेरेंस इन वेज शेप आपका पूरा हो गया। अच्छा, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वैल्यू है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इस पे आते हैं कैसा, डेरिवेशंस तो बहुत ही कम आता है, बट न्यूमेरिकल इस पे फ्रिंज विड्थ निकालने को तो आता ही आता है, साथ में वेज एंगल निकालने को भी आ जाता है। फ्रिंज विड्थ तो आता ही है, साथ में थीटा की वैल्यू भी निकालने के लिए आ जाता है। तो ये आपको फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, फॉर्मूले, हाँ। तो आप लोगों को ये फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, और इसके नोट्स में गूगल नोट्स पे डाल देता हूँ, गूगल क्लासरूम पे डाल देता हूँ। अच्छा, असाइनमेंट की क्या स्थिति है, कितने लोग बना दिए हैं असाइनमेंट? हेलो सर अभी नहीं हुआ है। हाँ, अभी नहीं हुआ सर। कब तक होगा? फिर सिटी के बाद सीटी हो बाद, जाएगा। सीटी के बाद। सर आपने सीटी के बाद बोला था। हाँ, सर आपने सीटी के बाद तक कहा था। सीटी के बाद तक बोला था, तो फिर सीटी कैसे दोगे आप लोग अगर असाइनमेंट नहीं कंप्लीट किया है? और सीटी के लिए तैयारी हो रही है? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट फर्स्ट की स्थिति है आप लोग, कोई कह रहा है यूनिट फर्स्ट की नहीं है मेरे पास, और यूनिट फर्स्ट हम कैसे देंगे सीटी में? कितने लोगों के पास नोट्स? नोट्स नहीं है उसके। नोट्स नहीं है सर। सर नोट्स नहीं है। कहाँ पे है, हॉस्टल में? यस सर। तो फिर यूनिट 1 कैसे पढ़ रहे हो आप लोग? यूनिट 1 फिर कैसे पढ़ रहे हो?
नहीं